Meanwhile, demonstrators in Israel took to the streets again tonight as Prime Minister Benjamin Netanyahu. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has defended himself against accusations. Massive demonstrations continue for the third consecutive night in Israel's Tel Aviv. तारीख 31 अगस्त, जगह इजराइल। गाजा की सुरंगों से 6 हॉस्टेज की बॉडी मिलती है। इसके बाद जैसे ही यह खबर मीडिया में चलती है तो पूरे इजराइल में आग सी लग जाती है। यू आर द हेड, यू आर टू ब्लेम, ये नारे इजराइल की सड़कों पर गूंजने लगते हैं। लाखों लोग सड़क पर उतर आते हैं। ये लोग हमास के कब्जे से इजरायली हॉस्टेज को छुड़ाने और फिलिस्तीन के खिलाफ चल रही जंग को रोकने की मांग करते हैं। सोचो जरा, लाखों की संख्या में लोग। आलम यह है कि 1 सितंबर को सिर्फ तेल अवीव की सड़कों पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। बाकी हाइफा और जेरूसलम में भी हजारों लोग सड़कों पर मौजूद थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ये इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। ये लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को इजराइल की सबसे बड़ी लेबर यूनियन हिस्टड्रट लीड कर रही है। इसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक हर कोई शामिल है और इसी वजह से ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट से इजराइल के कई सेक्टर पर काफी बुरा असर भी पड़ने वाला है और देश की इकोनॉमी भी अफेक्ट हो सकती है। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इजराइल में चल रहे प्रोटेस्ट की पूरी कहानी क्या है? ये 6 लोग कौन थे? ये हमास के कब्जे में कैसे पहुंचे? क्या सच में इन्हें हमास ने ही मारा है? क्योंकि एक बवाल पहले भी इजराइल वाले मचा चुके हैं। जब एक इजराइल की लेडी के बारे में बताया था कि उसे हमास ने टॉर्चर किया था, पर बाद में वो सिर्फ एक झूठ के सिवा कुछ नहीं निकला था। अब इस प्रोटेस्ट का इजराइल पर क्या असर होगा और आखिर गाजा पर लगातार हमला करके 40,000 फिलिस्तीनियों की जान लेने वाले इजराइल के पीएम नेतन्याहू अब तक अपने हॉस्टेज को वापस क्यों नहीं ला पाए हैं? लाखों लोग सड़कों पर क्यों हैं? जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 31 अगस्त को 6 इजरायली हॉस्टेज की बॉडी गाजा की सुरंग से मिलती है और इसके बाद पूरे इजराइल में हॉस्टेज को घर वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इन प्रोटेस्ट के अलावा 6 इजरायली बंधकों की हत्या भी खूब चर्चा में रही। वो क्यों? देखिए, हमास ने कहा कि इन 6 लोगों की मौत इजरायली हमले में ही हुई है, इन्हें हमने नहीं मारा। फिर इजराइल ने इन बॉडी की जांच करवाई। रिपोर्ट में कहा गया कि इनको कम दूरी के हथियार से ही मारा गया है और शव मिलने के कुछ घंटे पहले ही इनकी मौत हुई है। मानो वो तरीका जो कोई हॉस्टेज का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करता है, या फिर वो तरीका जो आपने आईएसआईएस के लिए रिलीज किए हुए वीडियो में दिखाया जाता था। खैर, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हॉस्टेज की हत्या के आरोप लगा रहे हैं। हमास ने इसके पहले भी कुछ हॉस्टेजेस की मौत के लिए इजरायली हमलों को जिम्मेदार बताया था। अभी कुछ दिन पहले नोआ अर्गमानी नाम की हॉस्टेज का केस भी खुला था। नोआ भी हमास की कैद में थी। कुछ दिन पहले उन्हें छुड़ाकर इजराइल लाया गया था। इजरायली मीडिया ने उनके हवाले से कई खबरें चलाई और उनको हमास के लोगों ने मारा, टॉर्चर किया, पर सब झूठ निकला। नोआ अर्गमानी ने खुद इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर चोट इजरायली हमले से लगी है, उन्हें हमास के लोगों ने नहीं मारा। 6 हॉस्टेज की बॉडी मिलने के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार हॉस्टेज को छुड़ाने की बजाय बॉर्डर इलाके पर कब्जा करने को प्रेफरेंस दे रही है। गैलेंट का इशारा है मिस्र और गाजा पट्टी से लगे बफर जोन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की तरफ। 3 महीने पहले इजरायली सेना ने 14 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। गैलेंट ने कहा कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो बाकी हॉस्टेजेस को कभी आजाद नहीं करा पाएंगे। गैलेंट के मुताबिक हॉस्टेजेस को रिहा कराने के लिए हमारी प्रेफरेंस पहले होनी चाहिए। उन्हें रिहा कराने के बाद तो हम 8 घंटे के अंदर कॉरिडोर पर कब्जा कर सकते हैं। दरअसल करीब 97 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं और उन्हीं को रिहा करने और जंग को रोकने के लिए इजराइल के बड़े शहरों में प्रोटेस्ट जारी है। कौन कौन शामिल हुआ इसमें? देखिए, तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हड़ताल में शामिल हुई।
2 घंटे तक तेल अवीव का एयरपोर्ट बंद रहा, कुछ फ्लाइट्स डिले की गई। हेल्थ सेक्टर के कुछ लोग भी इसका हिस्सा रहे। तेल अवीव यूनिवर्सिटी, हिब्रू यूनिवर्सिटी समेत दूसरे बड़ी यूनिवर्सिटी इस हड़ताल में शामिल हुई। अब ये बवाल शुरू कैसे हुआ? 7 अक्टूबर की बात है। हमास ने इजराइल पर हमला किया और कहा जाता है कि ये कई सालों के इजरायली जुल्म का बदला है। इस हमले में लगभग 1200 इजरायली मारे जाते हैं और हमास अपने साथ 200 से ज्यादा इजरायलियों को हॉस्टेजेस बनाकर गाजा ले गया। वो इनका इस्तेमाल नेगोशिएशन में करने वाला था। खैर, फिर कतर और इजिप्ट ने नए सिरे से सीज फायर की बात शुरू की और 7 मई को हमास ने कतर और इजिप्ट के इस प्रपोज्ड सीज फायर अग्रीमेंट को मान लिया। पर इस बार इजराइल ने इसे नकार दिया और कहा कि इसमें हमारी शर्तें नहीं मानी गई हैं। ये कोई दूसरा समझौता है, इस पर हम सहमत नहीं हुए थे। फिर आई 31 जुलाई 2024 की तारीख। ईरान ने नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन इस दिन तेहरान में शपथ ले रहे थे। इसमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया को भी बुलाया गया। अब यहाँ पर जो होता है कांड, यहाँ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी जाती है। हमास और ईरान ने कहा कि यह हत्या इजराइल ने की है। अब दिलचस्प चीज यह है साहब कि इजराइल ने ना तो इससे इनकार किया है और ना ही इसमें शामिल होने की बात कही है, माने उसने खामोशी का दामन पकड़ लिया है। अब सीधा और पुरानी बात है कि आप खामोशी तब इख्तियार करते हैं जब आप दोषी होते हैं। और बस इस्माइल हानी के कत्ल से सीज फायर की बात ठंडे बस्ते में ही चली गई, क्योंकि हमास की तरफ से बातचीत में वही प्लेयर थे। अब इस हत्या पर यूएई ने कहा कि अगर एक साइड दूसरे साइड की जान ले लेगा तो समझौता कैसे होगा। खैर, अगस्त में एक बार फिर से नए सिरे से सीज फायर पर चर्चा शुरू होती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंचते हैं और दोहा में मीटिंग बुलाई गई। लेकिन इस बार हमास ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि इजराइल सीज फायर को लेकर हकीकत में सीरियस नहीं है। अमेरिका और इजराइल खेल खेल रहे हैं ताकि सीज फायर की चर्चा के बहाने इजराइल को वक्त मिल सके और वो गाजा में कत्लेआम जारी रखे। हमास ने यह भी कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, इसलिए इस चर्चा का जो भी रिजल्ट निकलेगा हम उसे जरूर सुनेंगे। कुल जमा बात यह है साहब कि सीज फायर पर आखिरी बातचीत 25 अगस्त को इजिप्ट की कैपिटल काहिरा में हुई थी और वो बातचीत भी फेल्ड रही थी। अब सवाल आता है कि आखिर इजराइल और हमास के बीच समझौता हो क्यों नहीं पा रहा है। हमास और इजराइल किसी समझौते पर पहुंच नहीं पाए हैं। इसकी 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, हमास चाहता है कि जंग परमानेंट यानी हमेशा के लिए रुक जाए, जबकि इजराइल इसके खिलाफ है। वो चाहता है कि जंग पूरी तरह खत्म ना हो और सिर्फ कुछ इलाकों में ही सीज फायर हो सके। दरअसल जंग की शुरुआत से ही नेतन्याहू का कहना है कि हम हमास को पूरी तरह मिटाकर ही दम लेंगे। दूसरा मसला है कि जो डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने उठाया था, यानी मसला है नेट्जरिम और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जे को लेकर, माने हमारे आदमी दो और अपने ले जाओ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जंग का ऐलान कर दिया। वैसे जंग तो पहले से ही चल रही थी, पर अब ये जंग नरसंहार में बदलने वाली थी। इजराइल ने पूरे गाजा में एयर स्ट्राइक की, जमीनी हमले किए और गाजा को पूरी तरह सीज कर लिया। इजराइल का ये हमला अब भी जारी है और इसमें अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। सबको अंदाजा था कि अब जंग की इंटेंसिटी हाई होने वाली है और कई जानकारों ने कहा था कि अब ये जंग लंबी चल सकती है। बस फिर क्या था, इसी अंदाजे के चलते दूसरे देशों ने जंग को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। पहली सक्सेस जंग के 49वें दिन हाथ लगी जब 2023 में 22 नवंबर को हमास और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ। इसमें 4 दिनों के लिए जंग को रोक दिया गया। हमास ने 24 हॉस्टेजेस को रिहा किया। इसमें 13 इजरायली और 10 थाई और एक फिलीपींस का नागरिक था। इजराइल ने भी बदले में 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसके बाद 25 नवंबर को हमास ने 13 इजरायली और 4 थाई नागरिकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने फिर एक बार फिर से 39 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए। इन्हीं शर्तों के साथ सीज फायर को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाता है। अब इस पूरे समझौते में हमास ने कुल 110 हॉस्टेजेस और इजराइल ने 240 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। पर यह समझौता और ज्यादा नहीं चला और बस फिर क्या था, जंग फिर से शुरू हो गई। 10 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर का प्रपोजल लाया गया, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया। माने अंकल सैम की जंग को रोकने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। दिसंबर 2023 में ही अमेरिका, इजिप्ट और कतर ने मिलकर सीज फायर की नई पहल की।
कई दौरे की बात चली। इसके बाद 20 फरवरी को यूएनएससी में तीसरी बार सीज फायर का प्रपोजल लाया गया। लगातार तीसरी बार अमेरिका ने इस प्रपोजल को वीटो कर दिया और इस बार बहाना दिया कि सीज फायर पर समझौते की बात चल रही है, वो इससे अफेक्ट हो सकती है। मतलब कई बार तो ये लगता है साहब कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी ताकत दिखाने के लिए और अपने फायदे के लिए कितनी भी जाने ले सकता है। खैर, 26 मार्च को चौथी बार यूएनएससी में सीज फायर के लिए प्रपोजल लाया गया। अब अमेरिका यहां ऑलरेडी 3 बार वीटो कर चुका था और ऐसे में इस बार अमेरिका ने वीटो करने की बजाय एब्सटेन किया और बाकी 15 मेंबर्स में से 14 ने इस प्रपोजल को सपोर्ट में वोट किया। माने बाकी सब चाहते थे कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग रुक जाए, यानी सीज फायर का प्रपोजल यूएनएससी से पास हो जाता है, जिससे टेक्निकली सीधे मायने थे कि भाई अब जो है जंग रुक जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल लगातार गाजा में बमबारी करता रहा और अमेरिका लगातार उसे हथियार सप्लाई करता रहा। ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस बनाने वाले खुद ही उसकी बात नहीं मान रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये क्या नया बवाल है। आइए दोनों के बारे में बात करते हैं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर ये 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक बफर जोन है जो इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर बना हुआ है। रफा क्रॉसिंग भी इसी में आती है। ये इजिप्ट और गाजा को जोड़ने वाली एकमात्र क्रॉसिंग है। 1979 में इजराइल और इजिप्ट ने शांति समझौते के तहत इसे बनाया था। उस वक्त गाजा इजिप्ट के रूल से बाहर ही निकला था और इजिप्ट के लोग इसे सलाहुद्दीन कॉरिडोर कहा करते थे। सलाहुद्दीन इजिप्ट के बादशाह थे। उन्होंने 1187 में जेरूसलम में क्रूसेडरों की हत्या की थी। उन्हीं के नाम पर इसे वो सलाहुद्दीन कॉरिडोर कहा करते थे। 1979 में जब यह बनाया गया तो इजरायली आर्मी की टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी और तो और यहाँ इजराइल ने कई इलीगल बस्तियां भी बनाई थी। पर इजराइल 2005 में इस अवैध कब्जे को छोड़कर चला गया था और फिर 2007 में जब हमास का पूरे गाजा पर कंट्रोल हो गया तो उसने बाद में इस कॉरिडोर को भी गाजा के कंट्रोल में ले लिया। अब कहा जाता है कि हमास ने इस कॉरिडोर के नीचे कई सुरंगें बना रखी हैं साहब, जो इजिप्ट और गाजा को जोड़ती हैं। इजराइल का कहना है कि जंग के बाद हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए कर सकता है। माने बाद में जब सीज फायर हो जाए तो इजरायली आर्मी के एक टुकड़ी यहाँ पर रहे। नेत्जारिम कॉरिडोर ये कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है। ये इजरायली बॉर्डर से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक फैला हुआ है और ये कॉरिडोर नॉर्दर्न एंड साउदर्न गाजा को डिवाइड करता है। हाल के ही जंग में इजराइल ने इसे बनाया है। अब ये दोनों कॉरिडोर गाजा का हिस्सा हैं और इजराइल चाहता है कि सीज फायर के बाद भी यहाँ उनके आर्मी की मौजूदगी रहे। इसके पीछे इजराइल की दरअसल बड़ी चाल है। कुछ जानकार कहते हैं कि इजराइल की यहाँ फिर से अवैध बस्तियां बनाने की प्लानिंग हो सकती है। इसकी वजह यह है कि कुछ राइट विंग इजरायली नेता इस तरफ इशारा भी कर चुके हैं। उधर हमास वही कह रहा है कि सीज फायर का मतलब होता है जंग का पूरी तरह से रुकना, ना कि कहीं पर रुकना और कहीं पर चलना। और फिलहाल तो इस सीज फायर में अड़ंगा इन्हीं दोनों कॉरिडोर की वजह से लगा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट अब सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई पहले हॉस्टेजेस को छुड़ाना चाहिए और फिर रही बात इन कॉरिडोर्स की तो हम इन पर सिर्फ 8 घंटे में कब्जा कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा साहब कि इजराइल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आगे क्या करते हैं। पर सवाल तो यार ये भी आता है कि क्या सच में उन 6 लोगों की जान हमास ने ही ली है या फिर नोआ अर्गमानी वाला केस यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। खैर जो भी सच है वो कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।